हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जैसे कि हम ऑलरेडी तमाम लेक्चर्स का इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो है टॉपिक्स का लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में आज ये हमारा तीसरा लेक्चर। इससे पहले अगर आपने लेक्चर 1 और 2 को नहीं देखा है, तो उन लेक्चर्स को भी आप देख लें, उसके बाद में इस लेक्चर को देखेंगे। खासकर सेकंड एंड थर्ड लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो वहाँ पर डिस्कस की गई हैं, उनको अब यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाएगा, बट ऑब्वियस बात है कि वो चीज़ें भी यहाँ पर कुछ-कुछ यूज़ होंगी। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से हम ये भी कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ लोगों में इसका थोड़ा-सा अवेयरनेस भी फैलाने में हमारी हेल्प करिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम भी करेगा। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं माँग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि आप हमें प्रमोशन दीजिए, प्रमोट करिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना आप हमें प्रमोट करेंगे उतना ही ज़ाहिर-सी बात है हमें मोटिवेशन मिलेगा और एक अच्छा कंटेंट आपके लिए डेवलप हम कर पाएँगे। तो आज इंडस्ट्रियल सेफ्टी का हम तीसरा लेक्चर, ये बाय द वे ये वैसे चौथा लेक्चर है, लेकिन ये टॉपिक तीसरा है। जो हमारा कोर्स कंटेंट है, एक जो टॉपिक था सबसे पहले, वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेरियस सिंबल से रिलेटेड था। उसकी वीडियो में थोड़ा वीडियो क्वालिटी पूरे है, उसको मैं कोशिश करूँगा फिर से रीडेवलप कर दूँगा उसके आपके लिए। तो देखिए, रिस्क असेसमेंट है, रिस्क हज़ार्ड एनालिसिस ये तीसरा टॉपिक है। तो ये जो हज़ार्ड एनालिसिस जो तीसरा टॉपिक है, इसके बारे में रिस्क एंड असेसमेंट की डेफिनिशन बाय द वे आप फर्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि रिस्क क्या है? रिस्क जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। किसी चीज़ के होने की, घटना के होने की, किसी प्रॉब्लम के, किसी एक्सीडेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसे है कहते हैं रिस्क, यानी लाइक्लीहुड ऑफ द अकरेंस। व्हाइल हज़ार्ड क्या है? हज़ार्ड है कॉजेज़ टू अकर द एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट एक दिन में नहीं हो जाता, अगर हम उसके होने के जो कॉजेज़ हैं, उसके हज़ार्ड्स हैं, उनका एनालिसिस प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली वन डे द एक्सीडेंट विल अकर। तो टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट टू अकर, वी शुड चेक द हज़ार्ड्स, और उनका हज़ार्ड का एनालिसिस करके प्रॉपर प्रिकॉशन अगर हम लेंगे, तो एक्सीडेंट को होने से हम रोक सकते हैं। और इसी तरीके से रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो लाइफ रिस्क हो, चाहे वो मशीन्स का रिस्क हो, मॉनेटरी रिस्क हो, कैसा भी रिस्क हो। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट भी है टू इम्प्लीमेंट। इफ यू आर गोइंग टू एन गवर्नमेंट ऑफिसर, तो आपको ये रिस्क एनालिसिस एंड असेसमेंट और जो हैज़ार्ड एनालिसिस है, ये जो है सिर्फ करना ही नहीं है, बल्कि आपको ये इम्प्लीमेंट कराना है इन वेरियस इंडस्ट्रीज। आपकी जो देख-रेख में इसको जो है इम्प्लीमेंट होना है। तो आपको प्रॉपर इसका आइडिया भी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें आता है, देखिए, हैज़ोप, कि इस हैज़ोप का पर्पज़ क्या है, इसका डेफिनिशन क्या है पूरी, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। हज़ार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, ये फुल फॉर्म भी 1-2 बार पूछी गई है, तो आप इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म या हैज़ोप क्या है? स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक examination or the of the processes and operations to identify the potential hazard and potential operation issues। तो इसको हैजोप कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं हम वेरियस टूल्स का यूज एक्सटेंसिवली, जो आपके केमिकल्स जो प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं उनको देखते हैं। फोकस ऑन डेविएशन फ्रॉम डिजाइन एंड ऑपरेशनल इंटेंशंस। उसके बाद में एफएमईए है, फेमिया कहते हैं जिसको। इसका फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो ये भी कई बार फुल फॉर्म इसकी भी पूछी गई है। इसमें करते क्या है? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है फॉर आइडेंटिफाई पॉसिबल फेलियर इन अ सिस्टम, प्रोडक्ट और प्रोसेस। डिटरमाइन द पोटेंशियल फेलियर मोड्स, देयर कॉज एंड इफेक्ट्स, उसको डिटरमाइन कर लेंगे तभी तो उनको होने से रोकेंगे, ऑब्वियस बात है। प्रोटेटाइज रिस्क टू इम्प्लीमेंट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। नाउ सेफ्टी ऑडिट्स, जो ये भी एक जो है रिस्क एनालिसिस का, रिस्क असेसमेंट का, ये सेफ्टी ऑडिट बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज है, जो अक्सर गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको करनी ही होती है, सेफ्टी ऑडिट्स। इसके बाद है सबसे एक चीज है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, कि इसमें क्या है? सिस्टमैटिक मेथड टू इवेल्युएट पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक जॉब। किसी पर्टिकुलर जॉब से, इस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसकी जॉब कंडीशंस के हिसाब से जो पोटेंशियल रिस्क जो उससे एसोसिएटेड हैं, उनको स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक रिस्क को असेस करना जॉब स्पेसिफिक एनालिसिस कहलाता है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
फिर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हजार्ड्स, कौन कौन से तरीके के हजार्ड्स हो सकते हैं जिनसे कि रिस्क बढ़ेगा। वो है केमिकल हजार्ड, यानी लगातार केमिकल एक्सपोजर में बने रहने से केमिकल हजार्ड हो सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, आपका पॉइजनिंग है या बर्न है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो कैसे सकती हैं? केमिकल सच एज एसिड, गैसेज, सॉल्वेंट एंड टॉक्सिक्स। तो क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा आपसे कौन सा केमिकल हजार्ड है, तो जाहिर सी बात है जो केमिकल की वजह से जो प्रॉब्लम इंसान को हो रही हो केमिकल हजार्ड है। फिजिकल हजार्ड यानी जो इंसान को फिजिकली जो चीजें हार्म कर रही हैं वो फिजिकल हजार्ड है, जैसे नॉइज है, रेडिएशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तो ये आएंगे फिजिकल हजार्ड में। मैकेनिकल हजार्ड यानी मैकेनिकली इंसान की बॉडी से जो टकरा सकती हैं चीजें, जैसे कोई टूल है, कोई इक्विपमेंट है, वो इंसान की बॉडी पर कोई कट मार्क कर दे, कोई जो है चोट पहुंचा दे, हार्म कर दे, तो उसे कहेंगे हम मैकेनिकल हजार्ड। सिंपल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल हजार्ड में क्या है, जो मैकेनिकल टूल्स एंड इक्विपमेंट से जो प्रॉब्लम हो सकती है वो मैकेनिकल हजार्ड है। फिर बायोलॉजिकल हजार्ड यानी जो बायोलॉजिकली डेवलप्ड जो चीजें हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई फंगस है, उनकी वजह से जो इंसान को प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनकी वजह से जो एटमॉस्फेयर ऐसा पॉल्यूटेड हो जाए कि इंसान को प्रॉब्लम होगी, तो उसे कहेंगे हम बायोलॉजिकल हजार्ड। नाउ कम्स ऑन एनवायरमेंटल हजार्ड। तो एनवायरमेंटल हजार्ड में क्या है कि जो एनवायरमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे फ्लड है, लाइटनिंग हो रही है कहीं पर, या अदर मेन मेड रिस्क हैं, जैसे आपका वेस्ट डिस्पोजल आपने प्रॉपरली नहीं किया है तो उससे जो है स्मेल आ सकती है, एनवायरमेंट जो पॉल्यूटेड हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसको कहेंगे हम एनवायरमेंटल हजार्ड। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा केमिकल हजार्ड, फिजिकल हजार्ड, एनवायरमेंटल हजार्ड या बायोलॉजिकल हजार्ड है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप एक बार रीड करके एक कॉन्शियस माइंड से सोचेंगे तो आप इजीली इस तरीके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नाउ कम्स ऑन रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी, यानी रिस्क को असेस करने का क्या एक तरीका है, क्या पैटर्न होता है। तो देखिए रिस्क असेस करने के लिए रिस्क मैट्रिक्स है, जिसको प्रोबेबिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, रिस्क मैट्रिक्स कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे भी कि रिस्क मैट्रिक्स का पर्पस क्या है। रिस्क असेसमेंट की ये एक मेथोडोलॉजी है, रिस्क को असेस करना है कि कौन सा रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, क्रिटिकल है, मीडियम है या लो है। रिस्क की सीवियरिटी को एनालिसिस करने के लिए ये रिस्क मैट्रिक्स का बनाया गया है। ये एक रिस्क मैट्रिक्स आपको जो है एक प्रोटोटाइप यहाँ पर दिखाया गया है कि रिस्क जो आ रहा है वो सीवियर है, उसकी होने की जो अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, बहुत रेयरली होता है, उसका पॉसिबली होता है, लाइकलीहुड होता है, उसकी सीवियरिटी क्या है, क्रिटिकल है, मॉडरेट है, क्या है। तो ये एक प्रोटोटाइप है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिस्क बहुत ज्यादा है। इसमें डिटेल में अब आपको नहीं जाना है। नाउ कम्स ऑन रिस्क कंट्रोल हायरार्की। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि रिस्क को कंट्रोल करने की क्या हायरार्की होगी। सबसे पहले हम रिस्क कंट्रोल करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लें, फिर कौन सा प्रिकॉशन लें, देन कौन सा प्रिकॉशंस लें। तो देखिए सबसे पहला प्रिकॉशंस है कि एलिमिनेशन। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हजार्ड हैं, उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश करें, उनको पूरी तरीके से रिमूव करने की कोशिश करें। तो क्या क्या, कंप्लीटली रिमूवल ऑफ दी हजार्ड, हजार्ड को कंप्लीटली रिमूव कर दें जो भी प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका जो आपकी जो वायर रोप है कहीं चल रही है, उसमें कोई जो है बहुत ज्यादा घिसाव आ रहा है, तो उसको घिसाव को रोकने की कोशिश करें, इस तरीके की चीजें। या कहीं टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है तो उस एक्सट्रीम टेम्परेचर को रोकने की कोशिश करें। बिल्डिंग का एक्सपोजर है अगर रेडिएशन के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करें, या फिर आप उसमें एसी सिस्टम्स वगैरह वगैरह, कूलिंग सिस्टम्स लगाएं। बहुत ज्यादा सीवियर कोल्ड है तो उसमें हीटिंग सिस्टम्स का मेंटेन करें, हीटिंग सिस्टम मेंटेन करें, तो उसे कहेंगे आप एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ दी हजार्ड। नाउ सेकंड है सब्स्टिट्यूशन। आपने हजार्ड को एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद में एलिमिनेट करने के लिए आइडेंटिफाई कर लिया, अब सब्स्टिट्यूशन करिए, यानी चीजों को हटाइए, जो चीजें बुरी हैं उनको हटाइए, हजार्डियस सब्सटेंस को रिप्लेस करिए, और जो सेफर चीजें हैं उन्हें ला करके वहां उनकी जगह पर रखिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं यूज वाटर बेस्ड पेंट्स इंस्टेड ऑफ सॉल्वेंट बेस्ड वंस। जो वाटर बेस्ड पेंट, जैसे फॉर एग्जांपल पेंटिंग की बात कर रहे हैं कि पेंटर्स को क्या हैजार्ड हो सकते हैं, तो वाटर बेस्ड पेंट का इस्तेमाल करिए, ना कि सॉल्वेंट। कुछ पेंट आते हैं ना जिनमें कुछ केमिकल सॉल्वेंट मिलाना पड़ता है, तो उनसे जो है केमिकल हैजार्ड हो सकता है पेंटर को। तो वाटर बेस्ड पेंट्स का यूज करिए, सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स का इस्तेमाल मत करिए। हीटर्स, अगर बात आप हीटिंग कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट की,
तो कन्वेंशनल जो डायरेक्ट हीटर होते हैं ऐसे हीटर्स मत यूज करिए। एसी जो एसी होती हैं, जो हीटिंग करने वाली एसी हैं, या तो वो यूज करिए, या ऑयल हीटर्स आ रहे हैं उनका यूज करिए। अदरवाइज जो डायरेक्ट कन्वेंशनल हीटर्स हैं वो क्या करते हैं, उनसे CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है और वो आपकी आंखों के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, कि आप सब्स्टिट्यूट करिए, कन्वेंशनल हीटर को हटाइए, जो रिसेंट जो डेवलप्ड अच्छे हीटर्स हैं, जो एर्गोनॉमिकली डिजाइंड हीटर्स हैं, उनका यूज करिए। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, कि फिर आप कंट्रोल करिए जो हजार्ड हैं। जो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं हजार्ड जिनको आप पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो उनको क्या करें, कंट्रोल करने की कोशिश करिए। वेरियस मेथड्स यूज करिए, जैसे डिजाइन सॉल्यूशन टू आइसोलेट वर्कर्स फ्रॉम हजार्ड। ऐसी मेथड्स इंप्लीमेंट करिए, ऐसे नई नई अच्छे वेज लाइए वर्क करने के, जिससे कि हजार्ड को मिनिमाइज किया जा सके। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज द फोर्थ स्टेप। इसमें क्या है, इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड ट्रेनिंग टू मिनिमाइज दी हजार्ड। आप जो है लगातार पॉलिसीज बनाइए हजार्ड को हटाने के लिए, तरह तरह की ट्रेनिंग दीजिए अपने वर्कर्स को, और ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे कि आपके जो मैनेजर्स हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, वो प्रॉपर हजार्ड को हटाने के लिए प्रॉपर पॉलिसीज का यूज करें। नाउ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो देखिए पीपीई किट जो हमने सबसे पहली वीडियो डिस्कस की थी, सब शुरुआत में डिस्कस की थी, बट जो हजार्ड और रिस्क कंट्रोल हायरार्की है उसमें पीपीई किट सबसे बाद में आती है, क्योंकि सबसे बाद में वर्कर एंट्री लेगा। वर्कर का काम लास्ट में आता है, जो एम्प्लॉई है उसका काम लास्ट में आता है, उससे पहले एम्प्लॉयर के काम है। तो सबसे लास्ट है रिस्क कंट्रोल में पीपीई किट, यानी अब वर्कर को चाहिए कि वो प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन करके वर्क प्लेस पर जाए। तो ये आई थिंक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी। नाउ कम्स ऑन इन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर ये है कि कैसे एक्सीडेंट होने वाला जो हुआ है उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन केस अगर सब कुछ करने के बावजूद भी एक्सीडेंट हो गया, यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू हैव टू असेस द रीजंस ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ क्यों, होता है ना, टीम गठित की जाती है तो आप टीम के पार्ट हो सकते हैं, तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके कुछ प्रोसेसेस यहाँ पर, उसके कुछ स्टेप्स जो है यहाँ पर ये डिस्कस करने की कोशिश की गई है, जिनमें से बताया गया है कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। सबसे पहले क्या है, इनिशियल स्टेप। इनिशियल स्टेप में क्या करना है आपको, सबसे पहले उस साइट को पूरी तरीके से आपको जो है प्रिवेंट कर देना है, उसको क्लोज कर देना है कि अब कोई उसमें एंट्री नहीं ले पाए। उसके बाद में वहां पर जितना भी आपको एविडेंस मिलते हैं, जो डेटा मिलता है, वहां पर जो आपके आई विटनेसेस थे उनके आपको बयान लेने हैं, वीडियोज एंड फोटोग्राफी वहां की प्रॉपर कर लेनी है। देन एनालाइज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। उसके बाद में ये देखिए कि ये एक्सीडेंट किस किस वजह से हो सकता है। मैन की जो है, जो ह्यूमन एरर की वजह से है, या जो ये हो सकता है ह्यूमन एरर हो गई हो, ह्यूमन लैप्सेस हो गए हो, जो वर्कर था उसी की वजह से अचानक से कोई प्रॉब्लम हुई। क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की जो होने की वजह होती है वो ह्यूमन एरर होती है, ह्यूमन लैप्सेस होते हैं। उसके बाद में फिर आपको वहां पर देखना है कि कोई इक्विपमेंट फेलियर तो नहीं है, कोई प्रोसीजरल जो यानी काम करने का जो प्रोसीजर था, एसओपी जो होती है उसका तो लैप्सेस नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस तो ऐसी नहीं क्रिएट हो गई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुए। जैसे आपने सुना होगा अभी अभी जो हमारे सबसे पहले जो हमारे जो तीनों आर्मियों के जो चीफ थे, उनका जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, तो उसमें भी ये फाइंडिंग्स निकल के आई हैं। अभी अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कि वो भी एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था एक्सीडेंट। नाउ कम्स ऑन दी टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, रूट कॉज एनालिसिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टू एनालाइज द एक्सीडेंट्स। रूट कॉज एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें रूट कॉज एनालिसिस को हमको करना है। इसके भी बाय द वे ये 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स के थ्रू हम एक्सीडेंट जो हुआ है उसके रूट कॉज में जाते हैं कि एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे। जैसे सबसे पहले है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करिए क्लियरली कि क्या गलत हुआ था आखिर। उसके बाद में डेटा कलेक्ट करिए। उसके बाद में जो कॉजल फैक्टर्स है उनको आइडेंटिफाई करिए, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करिए, और देन करेक्टिव मेजर्स और करेक्टिव प्लान्स को इम्प्लीमेंट करिए। तो इससे जो है आप जो है प्रॉब्लम फ्यूचर में, ये रूट कॉज एनालिसिस का पर्पज क्या है, रूट कॉज एनालिसिस का पर्पज है करने का टू प्रिवेंट दिस हैपनिंग ऑफ द सेम एक्सीडेंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में अब ऐसे एक्सीडेंट ना हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, रूट कॉज एनालिसिस का पर्पज क्या है,
कि अब आगे फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, और इसका रिकॉर्ड कीपिंग भी की जाएगी, डेटा को रिकॉर्ड करके भी रखा जाएगा, इससे कि हम आगे फ्यूचर में अपने लोगों को बता सकें कि साहब ये गलती मत करिएगा, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकते हैं। नाउ इसीलिए फिर आता है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो जो रिपोर्ट बनाएगी आपको प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंटेशन करिए, उसकी रिपोर्ट बनाइए, सेफ्टी रिकॉर्ड्स में रखिए, और फिर लीगल रिक्वायरमेंट अगर कुछ है तो वहां पर भेज दीजिए कि साहब लीगली इन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो ये हो गया आपका रूट कॉज एनालिसिस में ही। देखिए एक ये वाला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में डिस्कस करना होता है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। इसमें दिया है ना, यूज टूल्स लाइक 5 वाइज एंड फिशबोन डायग्राम। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिशबोन डायग्राम क्या है या 5 वाइज क्या है। 5 वाइज अक्सर है क्या असल असल में 5 वाइज है रूट कॉज फाइंड करने का किसी एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट आखिर हुआ क्यों है, इसमें 5 क्वेश्चन। 5 वाइज में आपको ये भी कहता 5 ही क्यों, अब 5 बहुत हो जाते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन बार बार 5 बार वाई पूछा जाएगा कि उसका रीजन क्या था, वाई इट हैपेंड, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन वजह से हुआ, क्या करें कि आगे ना हो। तो ये 5 वाइज है। वैसे ही फिशबोन डायग्राम भी जो है, ये भी एक रूट कॉज एनालिसिस फाइंड आउट करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर इसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर से आ जाते हैं। अब देखिए हम कुछ जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ही देखिए आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है प्राइमरी मेथड है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का। तो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का हैजोप सबसे पहले हमने आपको बताया। एफएमईए की फिर देखिए फुल फॉर्म पूछ ली है यहाँ पे। एफएमईए की फुल फॉर्म फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क कंट्रोल हायरार्की। रिस्क कंट्रोल हायरार्की में आपसे मैंने बताया था एलिमिनेशन इज द फर्स्ट मेथड। एलिमिनेशन इज द फर्स्ट मेथड। विच टाइप ऑफ हजार्ड इंक्लूड रिस्क लाइक कट क्रशेज एंड। ये कैसा है, ये कैसा है हजार्ड है जिसमें कटिंग वगैरह हो, मैकेनिकल हजार्ड है। कटिंग वगैरह तो मैकेनिकल हजार्ड भी हो सकती है। रिस्क मैट्रिक्स इज प्राइमरली यूज टू, रिस्क की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, रिस्क की सीवियरिटी बताने के लिए इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्यों क्या हो जाएगा, मीजर दी कॉस्ट नो, असेस रिस्क बेस्ड सीवियरिटी ऑफ द लाइकलीहुड, रिस्क बेस्ड सीवियरिटी। ठीक है, आगे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ हैजोप। हैजोप का प्राइमरी फोकस क्या है, अभी देखा है हमने, टू आइडेंटिफाई दी रिस्क। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का इसका मेन काम है। ये क्या है हैजोप का, डेविएशंस फ्रॉम डिजाइन इंटेंशन। यहाँ पर क्योंकि उस तरीके का आंसर नहीं है तो ये हो गया। रूट कॉज एनालिसिस किस चीज में हेल्प करता है, रूट कॉज एनालिसिस हेल्प करता है डिटरमाइन फंडामेंटल कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। किसी एक्सीडेंट का रूट कॉज क्या है, फंडामेंटल रीजन क्या था, किस वजह से हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करने की ये कोशिश करता है। फाइनल स्टेप इन रिस्क कंट्रोल हायरार्की, फाइनल स्टेप क्या था, पीपीई किट का यूज करना, अभी बताया था पीपीई किट। और फर्स्ट स्टेप क्या है, एलिमिनेशन। सेकंड क्या था, सब्स्टिट्यूशन था, सेकंड था सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल था, फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, देन पीपीई किट। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब सेफ्टी जॉब स्पेसिफिक एनालिसिस करता है ये। तो अ मेथड टू इवेलुएट रिस्क इन जॉब स्पेसिफिक टास्क, मेथड टू इवेलुएट रिस्क इन स्पेसिफिक टास्क, जॉब स्पेसिफिक रिस्क की एनालिसिस करता है, जॉब स्पेसिफिक एनालिसिस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एक्सीडेंट मेन गोल ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मेन गोल क्या हो सकता है, पनिश करना है एम्प्लॉय को, ये जरूरी नहीं है पनिश करना है, ये सबसे मेन है आइडेंटिफाई एंड एड्रेस कॉजेज टू प्रिवेंट रिकरेंस। जैसे मैंने पहले कहा था, इसका मेन काम है फ्यूचर में अब ये ना हो, फ्यूचर के लिए एक सीख लेने का काम होता है रिस्क असेसमेंट का। इन रिस्क मैट्रिक्स विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क। कौन सा कॉम्बिनेशन, हाई सीवियरिटी रेयर प्रोबेबिलिटी नो, हाई सीवियरिटी जो लिखा हुआ हाई सीवियरिटी ने लाइकलीहुड ऑफ द प्रोबेबिलिटी। विच टूल इज यूज टू डिटरमाइन रूट कॉज बाई आस्किंग आइटरेटिव क्वेश्चन। आइटरेटिव क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, 5 वाइज प्रॉब्लम में, 5 वाइज में आइटरेटिव क्वेश्चन बार बार 5 बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 वाइज में। एर्गोनोमिक हजार्ड प्राइमरीली इन्वॉल्व, एर्गोनोमिक हजार्ड प्राइमरी कब होगा, जब कोई रिपीटेटिव टास्क किया जा रहा है लगातार। जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ तो पूरे दिन बैठा ही हूँ, अगर चेयर जो है इस तरीके की एस्थेटिक डिजाइन इसका चेयर का नहीं है कि मुझे बैठने में आरामदायक नहीं है, तो ये एर्गोनोमिक हजार्ड में आएगा। तो रिपीटेटिव जो वर्क हो रहे होते हैं वहां पर एर्गोनोमिक हजार्ड की कैटेगरी में वो आता है।
एर्गोनॉमिक हजार्ड कहाँ है? रिपीटेटिव मूवमेंट्स एंड वर्क स्टेशन सेटअप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन? हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का पार्ट क्या नहीं है? सेफ्टी ऑडिट, फेमा ये भी है, सेफ्टी ऑडिट बाय हजार्ड। स्वेट एनालिसिस नहीं है, स्वेट एनालिसिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दी। स्वेट क्या है? स्वेट कहते हैं ये जब भी कोई आप नया बिजनेस, कोई भी बिजनेस अपना सेटअप करने जाते हैं तो कहते हैं स्वेट एनालिसिस करिए। स्वेट क्या है? स्वेट एनालिसिस क्या कहलाता है? स्वेट कहलाता है आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये चार चीजों को आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उस बिजनेस को करने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और उसके लिए क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। तो ये एनालिसिस अक्सर करना चाहिए। फिर फिशबोन डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज स्को डायग्राम। ये स्को डायग्राम भी कहलाता है, ये आपने फिशबोन डायग्राम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन रिस्क मैनेजमेंट? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब है कि जो आपकी पॉलिसीज हैं, लीगल फ्रेमवर्क में एसओपीज हैं, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने चाहिए। तो क्या है? रिड्यूस एक्सपोजर थ्रू पॉलिसीज एंड ट्रेनिंग्स। बायोलॉजिकल हजार्ड टिपिकली इंक्लूड क्या होगा? बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, ये बायोलॉजिकल हजार्ड होंगे। पीपीई इन रिस्क कंट्रोल हायरार्की स्टैंड फॉर प्रिवेंट प्रोटेक्टिव, क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। व्हाट डज जैसे फोकस? जैसे क्या है? जॉब स्पेसिफिक हजार्ड को एनालिसिस करती है, जॉब स्पेसिफिक हजार्ड को इन्वेस्टिगेट वर्क प्लेस, एनालाइज स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड हजार्ड, स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड हजार्ड। फिशबोन डायग्राम में फिश क्या है? बोन क्या है? रूट कोज है, कॉज है। बोन क्या है? रूट कॉज। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन? सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन का पर्पज है कि हम जो है इसको रिकॉर्ड के तौर पर रखें, एनालाइज करेंगे और फ्यूचर में इसको इंप्रूवमेंट अपना करके इसकी मदद से। Which method quantifies likelihood of event occurrence? Risk probability analysis, likelihood of the risk occurrence. Now, primary goal of risk control to eliminate the or reduce the workplace hazards. Substitution in risk control is replacing hazardous substance with safer one. पहले ही बात कर चुके हैं हम। The best way to reduce ergonomic hazard is to best way to ergonomic hazard को reduce करने का तरीका क्या है? एक ergonomically aesthetic डिजाइन करें। तो क्या डिजाइन यहाँ पे आंसर होता है? रोटेट जॉब टास्क एंड इम्प्रूव वर्क स्टेशन। एक ही टास्क को बार बार करता रहता है पूरे दिन, इंसान उससे भी बोरियत होती है, तो जॉब टास्क को रोटेट कर सकते हैं। अगर सिमिलर जॉब टास्क अवेलेबल हैं तो उनको आप रोटेट करिए। जॉब रोटेशन का एक कंसेप्ट है आपका, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में पढ़ाया भी जाएगा, आपको पढ़ाया जाता है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो ये दोस्तों हो गए, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन दे रखा है। सो दोस्तों, इसके बाद में इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई भी आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें अपना डाउट और वो बता सकते हैं। जो भी डाउट्स होंगे आपको अलग से उस पर वीडियो लेकर के हम आ जाएंगे। दोस्तों, बस हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रमोट दिस चैनल अमंग द स्टूडेंट सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट में बेनिफिटेड फ्रॉम दिस फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने एक मुहिम चला रखी है। तो प्लीज़ subscribe the channel and like the our videos and always share among students in your friend circle. Thank you.